मैम थोड़ा पहले कि आप हमारे जो रीडर होंगे, मैम प्लीज एक्सप्लेन आवर रीडर्स व्हाट इज मैरिटल रेप एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्रिमिनलाइज इट। तुम्हारे पॉइंट से मैं एग्री नहीं हूँ कि क्रिमिनलाइज करने का है। हाँ अभी जी। क्या हुआ नहीं, इसमें क्या है कि मैरिटल रेप जो है तो जब भी किसी लड़की के ऊपर रेप हुआ, हाँ तो उसमें बहुत स्टिग्मा रहता है। जी मैम। वो स्टिग्मा इसीलिए रहता है कि अभी ये लड़की स्पॉइल हो गई, अभी हाँ उसका शादी नहीं होगा, जी मैम। एक बदनाम, एक स्टिग्मा होता है। हाँ मैरिज में काफी तरह का वायलेंस है। जी मैम। सेक्सुअल वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस है, जी मैम। मेंटल वायलेंस है और इकोनॉमिक वायलेंस है। ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। हाँ जी मैम। तो ये क्या होता है कि एक औरत को जब भी हम बोलते कि उसका हस्बैंड ने उसको रेप किया, जी मैम। तो दूसरी औरत को रेप हुआ तो उसका मेन ये होता है कि उसका स्टिग्मा आता है। लेकिन हस्बैंड ने उसके ऊपर सेक्स किया तो उसमें स्टिग्मा नहीं आते, वो हस्बैंड ही है उसका। हाँ हमारा उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हमेशा सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं। लेकिन हमारा कंप्लेंट क्या है कि वायलेंस है उधर। रेप में ये रेप का इशू नहीं है, वायलेंस का इशू है, हाँ एक्सट्रीम वायलेंस। आगे हाँ। तो वुमन जो कंप्लेन करते हैं वो वायलेंस के ऊपर कंप्लेन करते हैं। तो वो जो स्टिग्मा रहते हैं ना, जो अनमैरिड जो लड़की के ऊपर रेप हुआ तो अभी माँ बाप को लगता है कि अभी ये लड़की का क्या होएगा, उसका शादी नहीं होएगा वगैरह। और उसके लिए हम बोलते हैं कि ये स्टेट इज वर्स देन डेथ। ऐसा ये रेप बहुत बड़ा और लड़की के ऊपर अटैक होता है, असॉल्ट होता है। लेकिन मैरिज में उधर इकोनॉमिक वायलेंस है कि पैसा नहीं देने का, खर्चा नहीं देने का, घर से निकाल देना, कि बहुत मारना, मार के उसका सोचो फ्रैक्चर हुआ, उसका नाक टूट गया, इधर हड्डी टूट गया, बैक में इंजरी हुआ कि हेड में इंजरी हुआ, ये सब वायलेंस है। उसमें ये स्टिग्मा का सवाल नहीं है, उसमें सवाल ये है कि इंजरी का सवाल है। और ये मैरिटल रिलेशनशिप एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप होता है। बाकी का रेप जो होता है ना कि कभी कभी वो लड़का बोलते तुम्हारे से शादी करेगा और उसके ऊपर रेप करता है, नहीं तो एक स्ट्रेंजर आके रेप करता है, तो उसमें वायलेंस भी है और वो पेनिट्रेशन का स्टिग्मा भी है। मैम हमारे इधर जो लड़की के ऊपर रेप है, आईपीसी का 375 धारा के मुताबिक लड़की को अगर 15 साल हुआ है तो 15 साल से कम है तो इसको हम ऑफेंस पकड़ते हैं। जो मैरिटल रेप जो है हमारा जो आईपीसी धारा का 375 धारा के मुताबिक बलात्कार का अपराध तब माना जाता है जब लड़की को उम्र 15 साल से कम हो। हस्बैंड का। हाँ मैरिटल रेप के ऊपर ही मैं बता रही हूँ। हाँ मैम आईपीसी के धारा 375 के मुताबिक वैवाहिक बलात्कार का अपराध तब माना जाता है जब लड़की की उम्र 15 साल से कम हो। करेक्ट, वो तो हस्बैंड करता है, तो 15 साल के नीचे के लड़की के ऊपर वो किया तो वो उसका गुनाह मानते हैं। लेकिन अभी वो लॉ और भी आगे बढ़ गया। हाँ। और शादी का एज 18 है, तो 18 का नीचे होएगा तो भी उसको हम मैरिटल रेप बोलते हैं, बच्चे का। लेकिन हम जब बात करते हैं इधर कि वो ओवर 18 लड़की है, हाँ। और उसके ऊपर जब भी हस्बैंड बलात्कार करते हैं, फोर्सफुली सेक्स करते हैं, वो भी ऑफेंस है। लेकिन वो ऑफेंस ऐसा 375 में नहीं आएगा, वो आएगा 498A में। तो उधर क्रूएल्टी जो पार्ट ऑफ द क्रूएल्टी है, तो सेक्स, जबरदस्त सेक्स करना, बलात्कार करना, वो भी एक गुनाह है, सेक्सुअल वायलेंस जिसको हम बोलते हैं। हाँ। और डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अनुसार भी वो दिया है
कि ये मैरिटल, ये फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार भी वो आता है। मैम पत्नी के मेरे को आप समझने का कोशिश करो, मैं जरा नया पॉइंट बोलती हूँ। मेरा बोलना ये है कि एक शादीशुदा औरत है, उसको एक विक्टिम है वो डोमेस्टिक वायलेंस का, उसमें मेंटल टॉर्चर होता है, गाली गलौज होता है, थ्रेट ऑफ वायलेंस होता है, बच्चों को उसका ताबे से निकालने का डर है, वो सब थ्रेट है कि सेक्सुअल वायलेंस है। और सेक्सुअल इंजरीज होता है, बहुत सीरियस इंजरीज हुआ, फ्रैक्चर हुआ, उसका सिर तोड़ दिया और कुछ परमानेंट इंजरी उसको हो गया, तो वो सब क्रूएल्टी का क्या माना जाता है। सिवियरिटी क्या है कि पनिशमेंट, रेप में पनिशमेंट इज 7 years मिनिमम, इधर 3 years। लेकिन मुझे लगता है कि औरत ज्यादा करके 498 का केस में डालने के लिए वो मोर कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि उधर उसको इकोनॉमिक रिलीफ भी वो मांग सकते हैं, मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं, प्रोटेक्शन भी मांग सकते हैं, घर में रहने का हक भी वो मांग सकते हैं, बहुत सारा उसका अपना प्रोटेक्शन के लिए पूरा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डाला, तो ये सब वो मांग सकती है। बच्चे को उधर से छीन लिया तो बच्चों को कस्टडी भी उसको ले दिया। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैरिटल रेप हम 75 में डाल के औरत को कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन वो 498 और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर अगर वो डालती है तो उसका रिलीफ उसको जो चाहिए, जैसे कि रहने का, घर में रहने का हक चाहिए, जैसे उसको प्रोटेक्शन चाहिए कि आइंदा वो नहीं मारेगा, आगे वो जाके उसको नहीं मारेगा, वो है। और ये कॉम्पेंसेशन है कि इतना मारा, इतना जख्म हो गया, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन भी है। तो इकोनॉमिक रिलीफ के तरह हम देखते हैं, तो ये औरत को डोमेस्टिक वायलेंस में ये केस डालेगी तो उसको ज्यादा सुविधा होगी, rather than filing under 375, getting the husband arrested and facing a criminal trial on this, because she will be left nowhere if you do this. So thinking about all these things, I have come to the conclusion that rather than marital rape, we have to make the domestic violence act more stronger, and cruelty to wives make it stronger. If you want, you can increase the punishment also. लेकिन उसमें डालेगी तो उसको वो सब रिलीफ मांग सकते। मैम सिंगल सेक्सुअल एक्ट में आपसी सहमति कितना मायना रखते हैं? सिंगल सेक्सुअल एक्ट में, जब मैरिज में आपसी सहमति कितना मायना रखता है? आपस में सहमति कितना मायना रखता है? सहमति, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सिंगल सेक्सुअल एक्ट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आपसी सहमति, वो कितना मायना रखता है? मैं समझी नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। मैम सिंगल सेक्सुअल एक्ट में सेक्स हो गए हस्बैंड एंड वाइफ, हाउ इम्पोर्टेंट इज कंसेंट इन एवरी सिंगल सेक्सुअल एक्ट? कंसेंट, सहमति। ओके, हाँ, वो क्या मायना रखता है? उसको कंसेंट नहीं दिया तो उसको फोर्सेबल रेप बोल सकते हैं, करेक्ट? हाँ, तुम्हारी यही पॉइंट। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है वो समझ में? मैम द concept of marital rape in India is what we call an implied consent. That marriage means हम पकड़ लेते हैं कि शादी हुआ है मीन्स कंसेंट है, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ, हाउ डू यू सी दिस patriarchal nation and how important is consent in every single sexual act? See, if you see at a purely academic level, every sexual act
needs her consent. Yes. We cannot think if there is implied consent. हाँ. अभी सोचो शादी में क्या हुआ, एक दिन उसने कंसेंट नहीं दिया, उसके बाद में उसने कंसेंट दिया. हाँ. और वो लोग साथ में रह रहे हैं. ओके. हाँ. So I fail to understand how you can say that A act was non-consensual and B act was consensual. We're not able to say that. Correct? No. The husband will say it was with consent only, unless there are injury, unless there is physical violence. She said, उसने जबरदस्त किया मेरे ऊपर. हाँ. तो निशानी क्या होता है, उसका इंजरी होता है, ये होते वो होते. तभी ऐसा हुआ तो वो पुलिस स्टेशन में जाएगी, कंप्लेन करेगी. कंप्लेन क्या करेगी कि मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया. हाँ. वो मारपीट करना डोमेस्टिक वायलेंस है, और उसने मेरे ऊपर जबरदस्त सेक्स भी किया. बराबर है ना. उसने मेरे ऊपर सेक्स भी किया, मेरे को मारा, मेरे को घर से निकाल दिया. ये सब बहुत उसका बहुत ही लंबा लिस्ट रहता है कि मेरे को ये किया, मेरा बच्चा मेरे से छीन लिया, मेरे को घर से बाहर रख दिया, अब मैं अभी घर में नहीं जा सकती. लेकिन मैरिज में ये कुछ नहीं है. अगर उसको घर से बाहर नहीं किया, बाद में उनका रिलेशनशिप अच्छा है और वो साथ में रह रहे हैं, तो बच्चे को देख भी रहे हैं, तो there is in that act you can, the other side will argue that everything is going normal. There was implied consent. She is telling lies. वो मेरे को फंसाने के लिए उसको झूठ बोलती है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप एकदम नॉर्मल है, हमारा सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रेगुलर चलता है. तो वो कैसा बोल सकते कि वो फोर्सफुल सेक्स था. This is the actual reality. This is what I'm trying to explain to you. A lot of people, a lot of women group, all of them say there should be an offense of marital rape. According to me, it should come all together, any kind of violence on the woman, not just sexual violence. What? अगर उसने मारा, उसको इंजरी हो गई, क्या वो लेस ऑफेंस है क्या? वो भी बराबर है क्या ऑफेंस है ना? कि उसके ऊपर सेक्स किया, कि उसको इंजरी किया, कि उसका हड्डी तोड़ डाला, कि उसके सिर पर उसने मारा और सिर फूट गया, उसमें ब्लीडिंग हो रहे, ब्रेन का इंजरी है. ये सब इंजरी मुझे लगता है कि वो औरत जो फील करता है, उसको सहन करता है, उसको ये सब बराबरी का लगता है कि नहीं? और उसको क्या चाहिए? मेरे को अपराध पकड़े. हाँ, इसको एक अपराध पकड़े, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर इसको अपराध पकड़े. अच्छा. नॉट अंडर 375 नेसेसरीली. हाँ, उसमें तुम सेक्शन ऐड कर सकती हो, लेकिन इसमें कंबाइन तुम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार तुम्हारा पेपर डाल दिया, तो उसमें वो रेमेडी मांग सकते हैं ना, प्रोटेक्शन मांग सकती है, राइट ऑफ रेजिडेंस मांग सकती है, वही घर में रहने का. उसको अगर उसको बहुत ज्यादा जख्म हुआ तो वो कॉम्पेंसेशन मांग सकती है, मेडिकल एक्सपेंसेस मांग सकती है, ये सब मांग सकती है. मैम इसके लिए कुछ अलग रूल है? मैम इसके लिए कुछ अलग रूल है? नहीं ना, वो आईपीसी में है ना, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है. हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, PWDVA वो एक्ट है ना, और ये आईपीसी भी है, 498 है. 498 इज क्रूएल्टी, ऑल दिस अमाउंट टू क्रूएल्टी. तो दोनों मिला के वो अगर डालेगी तो मुझे लगता है कि उसको ज्यादा सुविधा होगा. और सिर्फ ये रेप ऑफेंस डाल के उसको अरेस्ट करके वो औरत को कुछ मिलेगा नहीं एट ऑल, और बेल भी मिलेगा उसको, वो वापस भी आएगा. अच्छा. और उसके बाद पैसा नहीं देगा, घर से निकाल देगा. हाँ. तो उसको डेंजर और ज्यादा बढ़ जाता है. अच्छा. ऑल यू हैव टू डू इज प्रोटेक्शन इंजंक्शन. हाँ, ये मेरा राय है. हाँ मैम, मैं थोड़ा बहुत जितना भी आपके बारे में मुझे ज्ञान है, आप इस लाइन में बहुत सारा काम किए हो
वो महिला के अधिकार के लिए आपने बहुत सारा किए हो। मैम आप अपना अनुभूति से हमको कुछ बताइए। क्या? मेरा मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत जो भी जानती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस आपने चाहिए डाउन ट्रेडन वुमेन के लिए बहुत कुछ किए हो। आप अपना ओके एक्सपीरियंस को लेके कुछ बताइए, जो मेरे रीडर लोग पढ़ेंगे उनको भी कुछ दिशा मिलेगा। ओके मेरा तो अरेंज्ड मैरिज था। अच्छा आई एम अ क्रिश्चियन। अच्छा। तो हमारा अरेंज्ड मैरिज होता है तो एक दूसरे का ज्यादा परिचय नहीं होता है। तो हाँ। उसके बाद में शादी के बाद में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो गया मेरे ऊपर। अच्छा 13 साल मैंने उधर से गुजरा और 3 बच्चे भी हो गए। उसके अच्छा। बाद में मैंने सोचा कि ये नहीं चलेगा, मेरे को अलग होना है। तो हाँ अलग होने के बाद मैंने फर्दर स्टडी किया। उसके बाद में मैं लॉयर बन गई। लॉ के ऊपर बुक्स वगैरह लिखा है। मेरा एक बुक बहुत अच्छा है, फैमिली लॉ, अच्छा। 2 वॉल्यूम में है वो। और दूसरा बुक है कि लॉ एंड जेंडर इनइक्वालिटी, हाँ वो भी बहुत स्टूडेंट्स वगैरह बहुत पसंद करते हैं वो बुक। मैंने हाँ। अपना ऑटोबायोग्राफी भी लिखा है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम पब्लिकेशन में नहीं आता है, तो शायद तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो मैंने पूरा एक्सपीरियंस, वो डोमेस्टिक वायलेंस कैसे शुरू होता है, एक औरत क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, और बाहर आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो सब विस्तार में मैंने लिख दिया है। और वो बुक बहुत लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया है, हाँ हिंदी में, उर्दू में, बहुत सारे लैंग्वेज, साउथ इंडियन में, तमिल, तेलुगु वगैरह सब में उसका ट्रांसलेशन भी हो गया। और बहुत इंस्पिरेशन मिल जाते हैं उससे औरतों को कि मैं भी इससे बाहर नहीं निकल सकती हूँ और मैं कुछ बन सकती हूँ। हाँ। अभी इसमें बाद में मैं लॉ किया, उसके बाद में हम लोग ने एनजीओ स्टार्ट किया अच्छा कि औरतों को लीगल एडवाइस देने के लिए और उनको सही सलाह देने के लिए, और उसके बाद में कोर्ट में उनका लिटिगेशन लड़ने के लिए। और ये करके हमने बहुत औरतों को सेफ सिचुएशन में डाल दिया है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर आ गया, उनका ये उनको मेंटेनेंस, बच्चे को कस्टडी, उनको मेन जो चीज चाहिए वो कि घर में रहने का हक, घर से उसको निकाल नहीं सकते हैं। अगर वो निकालेगा तो उसको दूसरा घर में उसको उसका घर दूसरा देना चाहिए, ऐसे सब लॉ में जो है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है कि लॉ में जो है वो सिर्फ उधर ही लॉ बुक्स में रहते हैं, और वास्तविक परिस्थिति में औरत उसको यूज नहीं कर सकती। हाँ तो हमारा मेन इंटेंशन है कि हाँ हमारा कुछ भी लॉ कितना भी अच्छा हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो काम नहीं करते हैं तो उसको हाँ कुछ फायदा नहीं है। हाँ। तो हमारा ये है कि हमारा पूरा लॉयर टीम, विमेन लॉयर टीम है, और बहुत सालों से हम ये करते हैं कि औरतों को जब भी कानूनी सलाह चाहिए तो उसको सही सलाह मिले। जब भी वो कोर्ट में जाने का उसका इच्छा है, वो चाहती है, तो उसको एकदम पूरा वेल वर्स्ड इन लॉ, सब अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला लॉयर उसको रिप्रेजेंट करेगा हाँ और उसको हक दिलवा देगा। तो हमारा केसेस में 95% हम लोग विन होते हैं। हाँ। 5% कुछ डिफेक्ट है तो हम नहीं करते। तो इसीलिए औरतों को बहुत अच्छा लगता है हमारे पास आने के लिए। जी मैम। ये मजलिस हमारा संस्था है, तो उधर हमारा कुछ सलाह मिलेगा, कुछ हमको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा हमारा दूसरा एक बड़ा काम है कि लीगल अवेयरनेस। हाँ लीगल अवेयरनेस करने का बस्ती में ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, माइनॉरिटी विमेन को, मुस्लिम विमेन को, क्रिश्चियन विमेन को, उनका लॉ का उनको सलाह देके एक्सप्लेन करके कि ऐसा तुम्हारा हक छीन लिया तो वो हक हम तुमको कोर्ट में जाके दिलवा देंगे, ऐसा। तो ये काम अभी एक केस होगा, दो केस हो गया, 3 केस हो गया, उसके बाद में बहुत लोग आने लगते हैं कि हमको भी इधर ही आने का, हमको भी इधर ही आने का, ऐसा करके। और एक काम है
कि कुछ अच्छा हो गया ना उसके बारे में लिखने का, तो सबके साथ प्रचार होता है कि सबको मालूम पड़ता है कि ये हमारा ऐसा हो गया वैसा। सो एंड देन राइटिंग लॉ बुक्स, एकेडमिक बुक्स, तो ये सब तरह का हमारा एक कोशिश होता है। तो अभी 30 साल से मैं ये काम करती हूँ, तो ये काम में मेरे को अभी हमारा टीम भी बन गया, लॉयर का टीम बन गया, यही काम वो करते हैं। तो और इंटर्न्स भी आते हैं लॉ चेम्बर के लिए, उनका एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, उनका भी सही बुनियाद लॉ में देने के लिए कि औरतों के बारे में कैसा वो प्रश्न देख सकते हैं, हम कैसा उसको रिलीफ मिला सकते हैं। हमारा एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि लॉ के कैसे प्रैक्टिकल, अच्छा वो लॉ है वो औरत के लिए कैसा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो कोर्ट में जाने के लिए क्या क्या जरूरी है, कि हस्बैंड का एम्प्लॉयमेंट किधर है, उसका तनख्वाह कितना है, उसके पास प्रॉपर्टी कितना है, वो सब अगर हम लोग इसका एविडेंस इकट्ठा किया तो हम कोर्ट के सामने वो डाल सकते हैं, और तभी इजी होता है मेंटेनेंस वगैरह मिलने के लिए। इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड काम भी करना चाहिए ना कोर्ट में जाने का पहला। ये सब हम औरतों को समझाते हैं। मैम आपके जर्नी का 30 साल हुआ आपने बताया, ये लॉन्ग जर्नी में आपने क्या देखा, धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है या ज्यादा होता जा रहा है? मुझे लगता है धीरे धीरे ज्यादा ही होता है, क्योंकि पहले लॉ नहीं था। जी मैम। फिर भी हम लोग राइट्स ले सकते, अभी राइट्स मिल गया, उसके साथ साथ बैकलैश भी हो गया कि औरतें झूठ बोलते हैं, औरतों वैसे गलत केस डालते हैं वगैरह, बहुत सारा बैकलैश हो गया। तो अभी कोर्ट में जाने के लिए और भी मुश्किल हो गया है। और दूसरा एक मेंटेनेंस का इश्यू हम देखते हैं, तो पहला जमाने में कितना मेंटेनेंस होता था, 500, 1000, 2000। इस जमाने में 5000 की 10,000 मिला तो भी काफी नहीं होता है, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गया। दूसरा एक हस्बैंड का जॉब परमानेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, आज करते हैं कल नहीं करते। तो परमानेंट जॉब है तो हम उसका बॉस को लिख सकते हैं, उसका कंपनी में लिख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है तो उसका डिविजन सेक्शन में लिख सकते हैं, सेक्शन हेड को। तो अभी ऐसा आज है आदमी, कल नहीं है, उनका प्रॉपर्टी है गांव में, उस इधर किधर काम करता था, एक दिन गायब हो गया, किधर फॉरेन गया है, अभी उसको लोकेट करने में उसमें बहुत हम लोगों को दिक्कत होते हैं। मैम हाउ इम्पोर्टेंट इज टू माने टू टीच यंग एंड एडोलेसेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स अबाउट दिस? See, we do a lot of college programs. Innovatively we do it. That essay competition, non-verbal communication, ऐसा boys and girls all we do. So we understand what is in their mind also. And then we like try to correct those impressions about women. And girls, we show how it can be accessed for themselves, and also what they can be, they should be careful about, how they can protect themselves, how can they be careful about. So these are some of the mechanisms we use, and we spread our, not only spread our knowledge, but we spread information about our center, information about law, information about where we are located, what kind of help we can give, all that, what type of remedy we are able to give and what we are not able to give, all that. So when I say we don't need marital rape as an offense, what we need as a stronger support structure, I am saying it from experience. कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस और हमारे पास जो औरतें आते हैं उनका एक्सपीरियंस, किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ कि मैरिटल रेप कानून में नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड का एड्रेस नहीं मालूम, हस्बैंड का इनकम नहीं मालूम, तो औरत को बहुत दिक्कत होता है। These are the points I'm trying to make. तो मैं क्लियर हो गई तुमको, मैंने क्लियरली बता दिया तुमको? मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी हमारे भारतीय न्यायपालिका में
क्या ऐसा कुछ व्यवस्था है जो एक वैवाहिक बलात्कार को महिला या पुरुष जो भी हो उसको मदद कर सके? हमारा सिर्फ औरत के लिए है, अच्छा, हमारे सिर्फ लेडीज के लिए है, एक्सेप्ट अंडर पॉक्सो। पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट। हाँ, उसमें लड़कियां और लड़के दोनों आते हैं, तो उनको दोनों का हम मदद करते हैं। नहीं तो हम रेप विक्टिम को बहुत इंटरेस्टिंगली सपोर्ट करते हैं। इंटरेस्टिंगली बोलेगा तो एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्रायल तक वो लड़की को कुछ पता नहीं कि केस में क्या हुआ, उसको कुछ पता नहीं रहता है। लास्ट मिनट उसको ट्रायल के लिए बुला लेते हैं, उसका प्रिपरेशन कुछ नहीं, उसको किसी ने बताया नहीं, तो हम उसको सब बताते हैं, सपोर्ट देते हैं, उसको जाके मिलके पूछते हैं कि क्या चाहिए तुमको। किसी को अबॉर्शन करना पड़ता है, किसी को वो एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाना पड़ता है, लेकिन मैम ये किसी को मैरिटल एरिया रेप नहीं है। ये मैरिटल रेप के केस में ऐसा कुछ रूल नहीं है हमारे विधि व्यवस्था में? नो, अभी नहीं नहीं है। ना। हम छोटे बच्चे के बारे में बात करते हैं। छोटा बच्चा 4 year old, 6 year old, 10 year old, ये मैरिटल उसके रेप ऊपर रेप होता है, उसके ऊपर रेप होते हैं, ज्यादा करके घर वाले से ही होते हैं वो रेप। कभी बाप से होते हैं, कभी भाई से होते हैं, कभी ग्रैंडफादर से होते हैं। हमारा जो मैरिटल रेप जो सब्जेक्ट हम लिए हैं इसमें हमारे विधि व्यवस्था में ऐसा कुछ रूल है? बहुत हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए ऐसा कुछ रूल है क्या? अरे भाई, वाइफ के हस्बैंड के ऊपर वाइफ कैसा रेप करेगी? नहीं मैम, हाँ मैरिटल वो तो कंसेंट के बगैर सेक्स अगर होता है, ऐसा कुछ विधि व्यवस्था के रूल है क्या? अगर कोई जाएगा कि मेरे ऊपर ऐसा हो रहा है, ऐसे कुछ रूल है हमारे विधि व्यवस्था में? ऐसा रूल नहीं है, और मैं क्या बोलती हूँ तुमको, अभी तक कोई ऐसा केस आया भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, हमको क्या कर, ये छोटा बच्चा है ना, 18 साल के कम उम्र का, उनका केसेस हम लेते हैं, और उसमें ज्यादा करके नॉन पर्सन रेप होता है। कभी फादर से होता है, कभी घर वाले से होते हैं, कभी टीचर से होते हैं, कभी डॉक्टर से होते हैं, और लड़की बहुत यंग रहती है, तो उसको हम पूरा सपोर्ट करके कन्विक्शन कैसा लाने का, उसके बारे में हम उसको पूरा कोर्ट में कैसे जाने का, कोर्ट में कैसे बात करने का, वो सब उसको सिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं, और लास्ट में कोशिश करते हैं कि कन्विक्शन होने का। हाँ ठीक है मैम, हम तो ये हम इसके ऊपर ही बात कर रहे थे एक इशू बनाने के लिए। अगर कोई महिला को हम ऐसे सलाह दे कि वो कैसे समझे कि उसके ऊपर मैरिटल रेप हो रहा है एंड वो जाके किसी से मदद मांगे। मैंने तुमको बताया कि अगर वो मैरिड वुमन है और उसके ऊपर रेप होता है, उसके ऊपर बहुत सारा हिंसा भी होता है, तो जो एडवाइस हम देंगे वो ही कि पुलिस में जाके कंप्लेन करने का। इसके अलावा और क्या, और उसके अलावा तुम काउंसलिंग कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो औरत का बोलो हम तुम्हारा हस्बैंड के ऊपर रेप का केस डालेंगे, वो खुद औरत बोले कि नहीं उसके ऊपर मत डालो, उसको ऐसे बंद हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आते हैं हमको। जी मैम, बहुत प्रॉब्लम आएगा। मैम एक फैमिली कंसेप्ट अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में फैमिली कंसेप्ट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आप फाइनली कुछ अपने आप से संदेश दीजिए फैमिली कंसेप्ट को लेकर कि कैसे एक अच्छा सा फैमिली लाइफ जिए। देखो, हमेशा फैमिली लाइफ अच्छा ही होते ऐसा कुछ नहीं है। हमको क्या देखने का है कि औरत का कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ाने का, जी मैम, इंडिपेंडेंट कैसा होने का। हाँ जी मैम, कभी वो शादी में है कि शादी में नहीं है, लेकिन उसको अपना इंडिपेंडेंट रहने का उसका कॉन्फिडेंस रहेगा, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर वायलेंस नहीं होएगा। जी मैम, लेकिन हमारे लड़की को हम वो सिखाते ही नहीं। हम ये सिखाते हैं कि तुम्हारे शादी हुआ, तुम हस्बैंड के घर गई, उधर से वापस नहीं आने का, उधर ही रहने का, और कितना भी कोई भी प्रॉब्लम आया तो तुम हमारे लिए तुम मर गई, तुम हस्बैंड के घर में ही रहो, और कितना भी प्रॉब्लम आता है तो वो सहन लेने का, ये तुम्हारा कर्म है, वो तुम्हारा
और इसीलिए हम मदद नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी सुसाइड होते हैं ना, ज्यादा करके मैरिड वुमेन का सुसाइड होते हैं, तो ये डेस्परेशन से वो सुसाइड करती है। लेकिन वो पढ़ी लिखी है, वो जॉब कर सकती है, वो बाहर काम के लिए जा सकती है, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी अभी तुम्हारा ये टॉक का पहला 10-15 मिनट के पहला एक औरत ने मेरे साथ बात किया, और उसके नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बोलते कि मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो मैंने बोला क्यों तुमने नौकरी नहीं किया? बोलते कि मेरे हस्बैंड ने छोड़ा नहीं मेरे को नौकरी करने को। तो अभी तुम क्या करेगी? अभी तुम्हारे पास इतना प्रॉब्लम आएगा, ये कॉल के बाद में मेरे को उसके साथ फिर बात करने का है कि वो बोलते मेरा ऑप्शन क्या है। अभी हस्बैंड का भी जॉब नहीं है, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या? घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रेंटल में है वो, तो ऑप्शन क्या होगा? तो अगर हम लड़कियों को सिखाते हैं तुम इंडिपेंडेंट रहो, तुम कॉन्फिडेंट रहो कि हस्बैंड अच्छा है तो अच्छी बात है, अगर हस्बैंड अच्छा नहीं है और तुमको अलग होने का है, तो तुम्हारा पास कुछ भी होना चाहिए, उसके वजह से तो इंडिपेंडेंट हो सकती। तो अभी मेरे को उसके साथ ही उसका ही काउंसलिंग करने का है, अभी तुम्हारा साथ बात करने के बाद, कि वो बोलते इतना वायलेंट है, इतना मारा लॉकडाउन के पीरियड में, उसका पूरा हड्डी टूट गया, बैक का, रिब केज का, इतना वायलेंट है। तभी वो घर छोड़ के आई, उसके बाप का घर में है, लेकिन बाप रिटायर है, वो क्या करेगी? हाँ। इतना बेसिक, ये पढ़ी लिखी लड़की है, MBA वगैरह किया है उसने, लेकिन नौकरी नहीं किया। तो मैं बोले तू पढ़ी लिखी है, तू सब जानती है, लेकिन तुमने ये नहीं किया कि अपना कुछ पैर के ऊपर खड़ा रहने का मेरा कुछ एक्सपीरियंस जॉब का हो। नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं छोड़ता है। ऐसा हमारा लड़कियों का मनोभावना है, उनका ऐसा उनको सिखाया गया है, उनका सोशलाइजेशन ऐसे ही होता है। तो इसीलिए हमको करेक्ट व्यू बताने का, लड़कियों को सिखाने का कि अपने पांव पर खड़ा होना वो गलत नहीं है, वो गुनाह नहीं है, ये तुम्हारा फर्ज है, तुमने अपना पांव पर खड़ा होने का। कुछ नौकरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तुम पढ़ी लिखी तो क्या फायदा उससे, पढ़ी लिखी तो इसीलिए हम तुम बोलते हैं मैरिटल रेप ये वो, लेकिन वो लड़की जो बोलती है मेरे को काम मिला तो भी मेरा आदमी ने काम करने को नहीं दिया, तो वो लड़की क्या पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगी रेप का? इतना मारा, इतना मारा। हाँ, जो आपको तुमने देखना चाहिए कि किस तरह से हम उसको मदद कर सकते हैं। जी मैम। लॉ हैज टू बी प्रैक्टिकल। जी मैम। जस्ट इन थियरी वो परफेक्ट लॉ है, बुक्स में लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली वो औरत को कैसा उसमें फायदा हो सकता है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू।